योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना अस्य ब्राह्मण रमते चित्तम नंदित नंदित नंदितो वा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं सुकांत मिश्रा मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस गुरु आप सबके सामने आया हूं एक खास इंटरव्यू प्रोग्राम लेकर। आज 2 अक्टूबर के इस पावन अवसर पे गांधी जी की एक बड़ी ही प्रोत्साहित सोच के साथ आप सबके सामने हाजिर हूं। गांधी जी का सपना था कि आजाद भारत के बाद भारत एकजुट होकर, समाज एकजुट होकर कार्य करेगा और देश को आगे बढ़ाएगा। आज कुछ ऐसे ही महिलाओं से मिलेंगे जो इस देश को एक बनाने के सपने के साथ एकजुट हो रही हैं। कुछ ऐसे उद्देश्य के साथ मिलेंगे जो इस देश को नहीं, इस समाज को बदलने के बड़े कारक साबित हो रहे हैं। मेरे साथ आज बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समाज में कुछ ना कुछ छोटे छोटे योगदान देकर, अपने समय का योगदान देकर, अपने उत्साह का योगदान देकर इस समाज को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोस्तों, रायपुर छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही अच्छी योजना बापू की कुटिया से इसकी शुरुआत होती है। बापू की कुटिया एक ऐसी योजना थी जिसके अंतर्गत कुछ वृद्ध लोगों को समय बिताने की जगह सरकार ने मुहैया कराई थी। लेकिन आपको पता है कि सरकार की दी गई चीज़ों का हमेशा सदुपयोग नहीं किया जाता। समाज नहीं कर पाता, कई बार सरकार खुद उसका ध्यान नहीं रख पाती। ऐसे में एक कम्युनिटी सामने आती है, एक फाउंडेशन सामने आता है जो इस चीज़ की रक्षा करने का, जो इस चीज़ को आगे बढ़ाने का दायित्व तो अपने सर पे लेते हैं। आज मिलेगी उन्हीं समाज के रक्षकों से और समझेंगे क्या है उनकी इस रक्षा पद्धति का फॉर्मूला और कैसे इस बापू की कुटिया को वो बना रहे हैं स्वर्ग अपने पावन उद्देश्य से। चलिए मिलते हैं इस फाउंडेशन की ऑनर से, इस फाउंडेशन की कर्ता धर्ता से और समझते हैं क्या है उनका उद्देश्य इस फाउंडेशन को लेके। नमस्कार मैम, क्लियर क्वेश्चन करूंगा कि एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपने पुराने बैकग्राउंड के बारे में, इस फाउंडेशन के बारे में कि आखिर समाज में करने के लिए बहुत सारे काम है और आज मेरा ऐसा मानना है मित्रों कि कोई भी व्यक्ति अपना कीमती समय किसी और के लिए व्यर्थ नहीं करता। उसमें आपका ये क्या उद्देश्य है, क्या इस फाउंडेशन का प्रोसेस है, क्या आपकी सोच है और थोड़ा सा अपने बारे में एक बार बताएंगे मैम। राम राम, जय जोहार। आप सभी को माननीय फाउंडेशन की टीम तरफ से आप सभी का दिल से आभार और पुनः प्रणाम। मैं एक बहुत विगत 30 वर्षों से LIC पोस्ट ऑफिस की बिजनेसमैन हूँ। बहुत अच्छे मेरे पोजीशन रहे हैं, बहुत अच्छा मैं कार्य भी करती रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम किसी उम्र में अगर हमें अपनी स्वेच्छा से सामाजिक कार्यों में अगर अपना मन लगाना हो या लोगों को एकत्रित करना हो तो सबसे पहला आसान काम है हमारा घर, क्योंकि हमारी पहचान ही हमारा घर है। आरंभ से लेकर अंत तक ही हमारी पहचान ही हमारा आधार कार्ड है और वहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही से घर घर समस्या की ओर बढ़ता ये बच्चों का हम उन्हें ना समझ पाना और उनको हमसे बहुत शिकायत होना हर घर में है, हर पेरेंट्स को ये शिकायत है। तो मुझे लगा क्यों नहीं इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है और यहाँ इस दिशा में हम वही काम करेगा जिनको अपने तजुर्बे का ज्ञान हो, जो नानी दादी का सबलता से उन्हें मजबूती से एक दिशा दे सके। और सबसे पहली बात है कि माता पिता में अगर सबसे पहला नाम आता है तो माता का आता है। माँ यूँ ही नहीं आदरणीय होती, उसमें बहुत बलिदान, त्याग और समर्पण होता है जो परिवार के लिए जी जान लगा देती है। मुझे लगता है कि मैं दुनिया में एक अच्छी माँ हूँ, इसका सबूत देने के लिए मुझे कार्य नहीं, मेरा कर्म बोलेगा, मेरा पूरा समाज बोलेगा, हमारा देश बोलेगा, क्योंकि घर को सहेजना ही हमारी जिम्मेदारी बनती है। और फाउंडेशन का मकसद ये है कि हर घर नारी सजग हो जाएं। परिवार आपका है, समाधान आपके पास है, समस्या तो आती जाती रहेगी। इसलिए हम ये सोच के सारी महिलाओं शक्तियों को हमने एकत्रित किया है और हमने कहा कि अपनी शक्ति को जगाना है, तभी हम परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। मैम, एक जो चीज मैं पॉइंट नोट कर पा रहा था कि आपने बोला कि आप पहले सेल्स लाइन में थे, मतलब आप LIC के ऑफिसर थे, आपने बहुत लोगों की जिंदगी में LIC का काम किया है और एज इट इज जैसा कि मैं देख पाता हूँ कि बहुत सारे लोग सेल्स में एक अच्छा करियर बनाते हैं और इवन दैट आप भी बहुत अच्छा करियर बना सकते थे, लेकिन इतना लंबा चौड़ा आपने अपना बलिदान दिया। एक तरीके से मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि अपने उस करियर का त्याग करके आप ये समाज सेविका के रूप में कैसे तब्दीली हुई, मतलब क्या इसके पीछे का क्या राज है, कौन से ऐसे पॉइंट थे जो आपको चेंज करने के कारण करे? पहले मैं बिजनेसमैन थी और आज भी बिजनेसमैन हूँ। बस ये है, हम प्रोडक्ट बेचना है और हमें सहेजना है। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए एजेंट की जिम्मेदारी होती है और गवर्नमेंट ने महिला प्रधान बचत जो पोस्ट ऑफिस का एजेंसी होती है वो महिलाओं को देते हैं। विगत 30 वर्षों से मैंने हज़ारों घरों में काम किए और मेरा जो नज़रिया था परिवार के प्रति
और हम जब LSE में काम करते हैं तो लाइफ को कवर करते हैं। जब मैं अभी ये काम कर रही हूँ, जब कोरोना काल ने हमें ये बता दिया, विगत 3 वर्षों से आप सभी इस दर्द से वाकिफ़ हैं, भली भांति हर घर समस्याओं से जूझ रहे लोगों ने मालूम है कि कोरोना आया तो जीवन का अंत नज़र आने लगा। और तब समझ में आया कि हम धन, संपदा, विज्ञान, इतना कुछ होने के बावजूद भी एक छोटा सा सर्दी खांसी का जो रूप विकराल रूप लेके हमारे जीवन में आया, वो समय दहशत तो सभी लोग जानते हैं। तब मुझे लगा कि ये एक माँ का दुआएं होती है जो बच्चों को बचा लेती है। बहुत सारे बच्चों सफ़र कर रहे थे कोरोना से, लेकिन माँ की तो तड़प थी, बच्चे दूर है, हॉस्टल में है, माँ की तड़प को देखा मैंने, तो मुझे लगा एक माँ ही अपने बच्चों का भविष्य को सहज सकती है। और परिवार के लिए जितनी सजग माँ होती है, मैंने आज तक और किसी को किसी फील्ड में नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि परिवार में अगर माँ का अस्तित्व है तो उसको मान सम्मान बराबर मिलते रहना चाहिए। और चूँकि परिवार में समस्या माँ जब रहती है तब तक ठीक रहता है, जैसे वो सासू माँ बनती है, खुद के बच्चों का नज़रिया बदलते मैंने ज़माने में देखा। जब माँ होती है तो आदरणीय होती है, जैसे ही सासू माँ बनती है उसमें एक अजीब सी लोगों की नज़रिया का एक बना के रखे। पता नहीं हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्या किया या किसी ज़माने में कैसे क्या करते थे, हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जो तकलीफ़ हम देखते हैं जब वो माँ है और सासू माँ होती है तो फ़र्क क्यों नज़र आने लगता है। बेटों की जो ज़मान है उनके साथ कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बहुओं के साथ बड़ी दिक्कत होती है। तो मुझे लगा ये परिवार में एक बहुत बड़ा क्रैशेस पैदा हो जाती है और यहीं से लोगों का घर की अशांति शुरू हुआ है। मैम, एक जो क्वेश्चन आ रहा था कि आपने मतलब ठीक है, आपने से एक एजेंडा डिसाइड किया, आपने प्लान सेट किया हुआ है कि ठीक है हमें लोगों के घर को जोड़ना है। बापू का सपना था, वो देश जोड़ना चाहते थे, देश एकत्र करना चाहते थे। क्या आने वाले भविष्य में मतलब 2, 4, 5 सालों बाद मैं ये प्लान कर सकता हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ कि भविष्य कैसा होगा? क्या एकजुट भारत होगा, क्या एकजुट फैमिली होगी या नहीं होगी? भारत तो एकजुट होने की बात अलग है, लेकिन क्या फैमिली एकजुट बचेगी या नहीं बचेगी आने वाले 10-12 सालों बाद? अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर किसी भी चीज़ की अगर आपकी तरफ नज़र नहीं है तो वो समस्या बनी रहेगी, लेकिन आपने एक पॉजिटिविटी नज़र डाली है तो निश्चित तौर पे वो समाधान की तरफ कदम है। और ये पहला ही हमारा प्रयास है। आप देखिएगा बापू की कुटिया का जो उद्देश्य था कि लोग यहाँ पर आए, बैठे, कुछ पल दुख सुख की बातें करें। जिस तरह से हम इसको बहुत अच्छे से पंजाबी स्वतंत्रता सभा चला रही है और उनका जो मेहनत है वो रंग लाएगा। और आज हमारी सब मातृ शक्तियों की मेहनत है, समाज देश साथ में रहेगी और परिवार जुड़ेगा तो समाज में हमारा अस्तित्व है। आपको बता दूं कि परिवार हमारा अस्तित्व है और समाज हमारा व्यक्तित्व है। तो अस्तित्व अगर हमारा अच्छा है तो ही समाज में हमारा व्यक्तित्व होगा। राष्ट्र तो तभी जुड़ेगा ना जब हमारा व्यक्तित्व अच्छा होगा। आज इट इज मैम, जैसा आपने बताया कि आपके साथ एक पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, कम्युनिटी है। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या है आपका उद्देश्य इस संस्था के साथ जुड़ने का? मतलब संस्था के साथ वैसे तो एक पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन आप एज ए इंडिविजुअल क्या देख रही हैं, इसका मिशन, इसका विजन, क्यों आप जुड़ी हुई हैं? आपसे जानना चाहूँगा। जी नमस्कार, मैं कमलजीत कौर। मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, हर उम्र के लोग यहाँ मुझे मिलते हैं और मुझे यहाँ समय व्यतीत करना बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। जैसे आजकल के बच्चे हैं जो आधुनिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ आके जब मैं बड़े लोगों के साथ और सबके साथ मिल के टाइम स्पेंड करती हूँ, अपना समय देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े अपने बड़े बूढ़ों को भी समय देना चाहिए। और सभी वर्ग के लोग यहाँ आते हैं तो वो जो भावना उत्पन्न होती है, सब परिवार को बना के रखने के लिए भावना की आवश्यकता होती है, जो मुझे यहाँ नज़र आती है। मैम, एक जो चीज़ मैं नोटिस किया कि यहाँ पे सिर्फ हम एल्डर्स के साथ डिस्कशन नहीं करते, यहाँ पे हम बच्चों को भी मौका दे रहे हैं। मतलब ऐसे बच्चे जो अभी समाज का निर्माण करने वाले हैं आने वाले 2, 4, 5 सालों में, तो आप एज अ मदर लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे, लोगों को, समाज को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो अपने बच्चों को यहाँ पे क्यों भेजें? रीजन क्या है? ऐसी कौन सी लर्निंग आप दे रहे हैं बच्चों को कि जो स्कूल वाले या फिर कहीं और जाने से नहीं मिल रहा है, जो यहाँ पे अगर वो बच्चे आएंगे तो उनको मिलेंगे, ताकि ये एक तरीके से हमारे समाज को मैसेज भी होगा कि अगर वो भी मैम के जवाब से संतुष्ट हो तो वो भी इस एड्रेस पर अपने बच्चों को भेजे, ताकि उनके बच्चे भी कुछ सीख ले इन लोगों से। तो मैम, कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो लर्निंग के तौर पर आप बच्चे यहाँ सीखते हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे जो आने से जो पारिवारिक माहौल होता है तो वो पॉजिटिविटी लाता है। प्लस यहाँ पे आने से एक परिवार के लोगों के जैसा लगता है। एक्चुअली हम जब 4 लोगों की फैमिली रहती है तो हम बच्चों को वो सब गाइडेंस नहीं दे पाते जो पूरे परिवार में दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं जिसके कारण बच्चे अपनी बातें बताना खुलते हैं, मतलब खुलते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, मैडम को बताते हैं।
या कुछ ऐसा कुछ होता है जो बच्चे हमको नहीं बता पाते, लेकिन यहाँ पे ऐसा पारिवारिक माहौल मिलने से वो मैडम से खुल के बात करते हैं। तो उसी कारण से ऐसा लगता है कि हमें 4 लोगों से और नए लोगों से भी मिलना ज़रूरी है, बच्चों को भी और हमको भी, क्योंकि हम भी जब फैमिली में रहते हैं तो सिर्फ सिमटे हुए रहते हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ जानना मिलता है लोगों से। जैसे यहाँ बापू की कुटिया में हम आते हैं तो जैसे नंदिनी दीदी से हम जैसे फैमिली के हिसाब से फैमिली के जैसे मेंबर के जैसे मिलते हैं, दूसरे लोग आते हैं उनके नेचर हमको देखने को मिलते हैं, तो फिर हम मतलब जुड़ते जाते हैं तो क्या होता है, खुलते भी जाते हैं कि हमें अपनी समस्याएं बताने में भी झिझक नहीं होती है। तो ये अच्छा माहौल मिलता है, उस कारण से हमको लगता है कि हमें अपने बच्चों को भी यहाँ पे लाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एकदम पॉजिटिविटी मिलती है, कुछ गलत सलाह देने वाला कोई इंसान नहीं है। अच्छी पॉजिटिविटी के साथ हम चाहते हैं कि बच्चे यहाँ पे जुड़े, प्लस बच्चों को और जैसे जो शायद हो सकता है कि वो घर में बताने में झिझके, तो यहाँ आके वो अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जो वो यहाँ पे खुल के आके कह सकते हैं। और हम चाहते हैं कि बच्चे वैसे हो जाएं यहाँ पे आके इतने अच्छे विचार हो जाएं उनके कि वो घर पे भी खुल के अच्छे से अपने पेरेंट्स को बता सके। बस ये मैं यही कहना। गाइस, बहुत ही ज़्यादा एक शॉर्ट स्वीट आंसर मैम की तरफ से मिला कि एक प्रकार का इन्वॉल्वमेंट जो कहीं ना कहीं बच्चों को मिस हो रहा है आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में। लगातार स्कूल कॉलेजेस के जरिए वो अपनी लाइफ को जी तो रहे हैं, लेकिन एक जो फैमिली का रिलेशन बिल्डिंग प्रोसेस है, एक जो परिवार के साथ कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। और यहाँ पे आकर आपके बच्चे को सीखेंगे, तो ये बहुत बड़ी लर्निंग है, बहुत बड़ी सीख है। आप भी समय निकालिए, आइए यहाँ पर इस फाउंडेशन को अपना समय दीजिए। और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी अच्छी चीज के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया है, उस चीज ने आपको 100 गुना ज्यादा रिटर्न किया हुआ है। उम्मीद पूरी है और ये प्रत्यक्ष रूप से मैं देख पा रहा हूँ, इसलिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पे हर वो बच्चा जो आता है वो संस्कारों से भर जाता है। मैम, अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। फाउंडेशन के विजन से मैं परिचित हुआ कि आपका विजन एकदम क्लियर है कि हर वो बच्चा जो आपके यहाँ पे आ रहा है उसको हम कुछ सामाजिक पारिवारिक चीजें सिखा रहे हैं। वो घर का सदस्य जो अपनी परेशानी लेकर आ रहा है, आप उसकी समाधान कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। लेकिन देश के 135 करोड़ आबादी का क्या आप उन तक पहुंचने का विजन रख रहे हैं? क्या आप उन तक पहुंचने के बारे में कभी सोच पा रहे हैं, या फिर कैसे आप इस फाउंडेशन को स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट में देख पा रहे हैं? क्या है विजन मां आनंदनी फाउंडेशन का, आपके द्वारा जानना चाहूँगा। कई बार हम अपने खुद से शुरुआत करते हैं, खुद को अपने आप को महत्व देते हैं, तो सारा जहां आपका साथ होता है। यूँ तो हम चलते अकेले हैं, सकारात्मक ऊर्जा अपने आप लेके चलेंगे। जब आप सही होंगे सारा कायनात आपके साथ चलेगा। बस धैर्य रखें और अपने काम निरंतर करते रहने से सफलता क्या, सारा जहाँ भी हमारे साथ चलेगा। तो हमारी जो भावना है परिवार के प्रति, हमारा परिवार अगर हमारे साथ है तो साथ में समाज जुड़ेगा, समाज से फिर दुनिया में देश तक जाएगा, फिर हर जन जन तक जाएगा, फिर सारा जहाँ हमारे साथ खड़ा होगा। तो ये मेरा उद्देश्य है और मैं अपने उद्देश्य को लेके चलती हूँ और हर घर की नारी का सजग बनाना चाहती हूँ और हर घर में एक पहरा रखना चाहती हूँ, वो भी एक माँ के माध्यम से। ये मेरा अपना विज़न है और मैं बिल्कुल समर्पित हूँ अपने परिवार के लिए और अपने हर घर समस्याओं के जो निदान के लिए एक पहली पड़ाव हम सब महिलाएं मिलकर कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे मालिक का हर जगह सारी कायनात हमारा साथ देगी। आप एक ऐसे फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं जो घर तोड़ने भी नहीं जोड़ने पे बिलीव करता है। आपको क्या लगता है कि कौन है जिम्मेदार घर तोड़ने या जोड़ने का? मतलब कौन है घर का वो पर्सन जिसके कारण से फैमिली ब्रेक भी हो जाती है और जो अगर चाहे तो फैमिली को जोड़ के भी रख सकता है, भले वो टूटने के खिलाफ हो? सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताती हूँ। मेरा नाम श्वेता विजय चौरे है और मैं एक योग साधिका हूँ, ध्यान साधक हूँ और एक हीलर हूँ। जैसे शुरू से मेरा उद्देश्य है सुसाइड फ्री इंडिया, हम अपने देश को आत्महत्या से कैसे मुक्त करें, क्योंकि आज का जो परिवेश है, आज की जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा तनाव में है, डिप्रेशन में है, एकाग्रता की कमी है और उनमें सेटिस्फैक्शन कहीं भी नहीं है। तो जब मुझे पता चला कि एक आज हमारे खुद के परिवार को ही जोड़ना इतना मुश्किल है, लेकिन जब मुझे पता चला कि एक माँ आनंदनी फाउंडेशन पारिवारिक संस्था है जो अपने साथ साथ दूसरे औरों के भी परिवार को निस्वार्थ भावना से जोड़ना चाहती है, तनाव से मुक्त करना चाहती है, तो क्यों ना मैं अपने इस योग को, ध्यान को माँ आनंदनी फाउंडेशन से जोड़ूं। क्योंकि आज का जो
समय है, जो इतनी व्यस्त लाइफ है, हमारी व्यस्त दिनचर्या है, सारे लोग अपने, चाहे उनके पास पैसा हो, बंगला हो, गाड़ी हो, फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, एकाग्रता नहीं है, नेचर से दूर होते जा रहे हैं। हमें यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने इतना खूबसूरत एक जीवन दिया है। क्यों? क्योंकि हम अपनी कुछ उद्देश्य के लिए इस धरती पे आए हैं, लेकिन हमारे अंदर जब एकाग्रता की कमी होती है, हमारे अंदर धैर्य नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, तो हम धीरे धीरे खुद से टूटने लगते हैं। जब व्यक्ति खुद से टूटने लगता है तो वो फिर इधर उधर भागता है। लेकिन एक संस्था है जो परिवार को जोड़ने का कार्य कर रही है, तो मुझे लगता है कि जो परिवार को जोड़ने का या तोड़ने का जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी। आपसी जो उनमें समझ नहीं होती, आपसी उसके वजह से रिश्ते टूटते हैं। लेकिन जब हम समझ जाए, हम हमेशा उपाय ढूंढने का सोचते हैं कि हमें कोई उपाय मिल जाए कि हम अपने परिवार को कैसे सुधारें, लेकिन हम कभी कारणों पे नहीं जाते। जिस दिन हमें उसका कारण मिल जाएगा कि हमारा परिवार क्यों टूट रहा है, तो हम बिल्कुल उस परिवार को जोड़ने में समर्थ होंगे। और मैं योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से परिवार को जोड़ना चाहती हूँ। इसलिए मैं माँ आनंदिनी फाउंडेशन से जुड़ी हूँ। आपसी समझदारी की कमी के वजह से परिवार टूटता है, इसमें कोई एक जिम्मेदार नहीं होता। एक रिसर्च के हिसाब से हर साल भारत में 40% स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो रहे हैं, मतलब वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी माता पिता की स्थिति को समझ जाते हैं, परिस्थिति को समझ जाते हैं, घर की स्थिति को समझ जाते हैं। वो बच्चा जो मम्मी पापा की परिस्थिति स्थिति को समझकर अपनी पढ़ाई आगे नहीं करता या फिर अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करता कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वही बच्चे पर आप एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो मतलब मम्मी पापा को छोड़ देता है या फिर उनके बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं करता। तो किस प्रकार से एलिगेशन को हम सच माने या फिर हमारे व्यूअर सच माने, या फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनकी इस बदलाव का कारण बनती है? आपके हिसाब से क्या है इसका? देखिए, आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगता है हर इंसान के साथ। हमने वो अपने कहा 40%, आपने रेशो खुद निकाल दी है, लेकिन जो 60% जो है करनी वो करते हैं, बदनाम वो होते हैं। हालात, आप सभी बुरे नहीं है दुनिया में, कुछ लोग हैं, पर वही कुछ लोग की वजह से अच्छे अच्छे लोग बदनाम हो जाते हैं। मैं उन बच्चों का हमेशा सम्मान करती हूँ और हमेशा अप्रिशिएट करती रहूँगी कि जो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने माता पिता के लिए अपना सपना त्यागा, शरीर त्यागा, नौकरी त्यागी। लेकिन उन बच्चों को क्या, जिन्होंने बात बात पर माँ बाप का अपमान किया, वही बच्चे हैं जो आश्रम माँ बाप को भेज रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि समाज से रिलेटेड है, थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड होगा ये, एक तरीके से मतलब फटाफट मैं सवाल पूछूंगा, आपके दिमाग में, मंशा में जो भी आंसर आएगा आप फटाक से उसका रिप्लाई देने की कोशिश कीजिएगा। राइट, एक बेटा जो कि बोल सकते हैं कि आपने एज अ मदर फादर उसको बहुत ज़्यादा प्यार किया, लाड किया, तो आपने बहुत ज़्यादा उसको प्यार किया है, लेकिन उसके बावजूद एज अ पेरेंट्स ऐसी कौन सी कमी आपने छोड़ दी थी जिस प्यार को वो बाहर खोज लेता है? क्या होता है, माँ बाप जो प्यार देने के एक दायरे होते हैं, बाहर वो ढूंढता है जो कुदरत उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाती है। सबका अपने नीड होता है, लेकिन वो छोटी सी कमी की वजह से ऐसे बहुत सारे खाइयाँ को पार करता है जहाँ वो खुद दलदल में फंसने लग जाता है। पेरेंट्स हमेशा सही थे, भटकाव नवयुवकों में होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। मैम, आजकल हमारा समाज पुरुष प्रधान हो गया है, मतलब पुरुष प्रधान हो गया है, लेकिन कभी भी कोई गलती भी होती है तो उसी पुरुष पे ही दागा जाता है। मतलब गलती किसी ने भी की वो बाद में बात देखा जाएगा। जैसे कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड में गाइस, अगर मैं आपको बताऊं तो एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो, थोड़ी सी फनी वीडियो वायरल हुई थी। एक बॉय पीछे पीछे जा रहा था गाड़ी लेकर एंड एक लड़की सामने से गिर जाती है और वो बाई चांस वो कैमरा रखा हुआ था लड़का, इसलिए उसको पता चल गया कि वो उसने धक्का नहीं मारा, लेकिन उसके बावजूद वो फटाक से लड़की उठती है और लड़के का एलिगेशन लगा देती है। तो सिंपल सी चीज कि कुछ भी होता है तो लड़के ने किया है। क्या ये सही है, क्या ये करेक्ट है? सही तो नहीं है, पर जैसा आजकल मतलब लड़कियों पे अत्याचार और अचानक से कोई भी अटैक, मतलब लड़कियां इतना ज़्यादा डर गई हैं इन बातों से। अगर लड़का कोई हेल्प करने भी उसकी जाता है तो वो सोचते हैं कि पता नहीं इसकी भावना या इसकी मंशा क्या है इसके पीछे। ये सब इसी वजह से हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप एज अ कॉमन पर्सन, आप एज अ बोल सकते हैं सोसाइटी पर्सन, क्या आप बेस्ट मानते हैं कि लव मैरिज बेस्ट है या अरेंज मैरिज बेस्ट है? मतलब माता पिता की इच्छा से विवाह करना चाहिए आजकल के लोगों को, या अपने हिसाब से अपने जो कम्युनिटी के सेट हो, मतलब जो नेचर वाइज जो सोच वाइज सेट हो, उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहिए? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है
लव मैरिज भी सही है, अरेंज मैरिज भी सही है। बस फ़र्क इतना है कि आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसे समझदारी कितनी है। अगर आपके रिश्ते में समझदारी है, आप एक दूसरे को लेके चल सकते हैं, तो अरेंज मैरिज भी बुरी नहीं है, लव मैरिज भी बुरा नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द लाइफ। थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एज अ पेरेंट्स आप आज के या आने वाले भविष्य में जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उनको आप क्या प्रिकॉशंस लेने के लिए बोलेंगे कि अगर उनकी लाइफ में ऐसा कुछ ना हो, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ें वो टेक केयर आज से करना शुरू कर दें अपने बच्चे के ऊपर, आज से उसका ध्यान रखना शुरू कर दें कि भविष्य में उनका बच्चा सिर्फ उनका ही रहे और ऐसी कुछ चीज़ें उनके साथ ना करें, मतलब घर से निकालना या जो भी XYZ। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, हम खुद भी और सारे जहाँ को एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि परिवार का अस्तित्व ही परिवार से है। अगर हम परिवार में अगर 40 लोग भी हैं तो भी हमारे एक दूसरे से बंधन हैं, और ये एक ऐसे मोती है हमारे जीवन के जो एक हमें सुंदर बनाती है। परिवार जिसका सुशासित होता है, समाज में पोजीशन होते हैं, तो लोग कहते हैं ना कि किस परिवार का बच्चा है, किस परिवार की बेटी है। और रहा आपने एक क्वेश्चन किया कि प्रेम विवाह समाज में या लव मैरिज समाज में या अरेंज मैरिज, हमें ऐसे लगता है मैरिज कोई भी हो, जिम्मेदारी वहन करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल बच्चे जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, माता पिता की संपत्ति रखना चाहते हैं, उनके सारे सोसाइटी क्रेडिट सब लेना चाहते हैं, बैंक सब लेना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां निभाना नहीं चाहते। झगड़ा यहीं से शुरुआत होता है। मैम, एज अ योग गुरु मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा एज अ योगा कंसल्टेंट कि आप फैमिली को योग से कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं। मतलब उस समय जैसे हम जानते हैं कि यार मतलब गाइस हम जानते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि एक समय बापू ने भी, महात्मा गांधी जी ने भी योग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हुआ था। तो मैम आप इसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं एज अ योग पर्सन के साथ, कैसे इसमें मतलब तालमेल में कुछ नहीं बैठा पा रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? जैसे मैंने भी सुना था कि जब बापू अपनी इतनी ज़्यादा व्यस्त दिनचर्या थी उनकी, तो राष्ट्रपिता थे ना, तो भी उनको थोड़ा सा भी अगर वक्त मिलता था वो योग के लिए, ध्यान के लिए समय निकालते थे। और आज हम जो बैठे हैं बापू की कुटिया में, और जहाँ पे हमारा माँ आनंदिनी फाउंडेशन पारिवारिक संस्था जिसका कार्यभार यहाँ से चल रहा है, तो क्या होता है ना कि आज के परिवेश में हम सिर्फ भौतिक जीवन में जी रहे हैं, फिजिकल लाइफ जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं, हम सिर्फ बाहरी दुनिया में जी रहे हैं। और योग क्या है, जैसे मैंने कहा कि तन और मन का बैलेंस और स्पिरिचुअल, अभी क्या हो गया, आध्यात्मिक शक्ति हमारी बहुत कम हो गई। हम सिर्फ सांसारिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है, मटेरियलिस्ट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल बिल्कुल दूर हो चुके हैं। तो योग का अर्थ है, क्योंकि हम अपनी शक्तियों को नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी शक्ति हमारे अंदर में क्या है, हम यूनिवर्स से दूर हो गए, नेचर से दूर हो गए। योग का कार्य है प्रकृति से जोड़ना, नेचर से जोड़ना, ब्रह्मांड से जोड़ना, उस परम सत्ता से जोड़ना। जिस व्यक्ति को अगर ये भान हो जाए, ये ज्ञान हो जाए, क्या मुझे उस परमात्मा ने हमें क्यों भेजा है, एक समाज को अच्छा एक उदाहरण देने के लिए भेजा है। क्योंकि जब तक हम भौतिक शरीर में रहेंगे, सांसारिक जीवन में रहेंगे, और हम अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को नहीं पहचानेंगे, तो हम कभी भी अपने जीवन में एक कहना चाहिए एकाग्रता नहीं ला पाएंगे, धैर्य नहीं ला पाएंगे, पेशेंस नहीं ला पाएंगे। तो योग से जब हमारे अंदर जब हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे हमारी एक एक जो ब्लॉकेज होते हैं हमारे शरीर के अंदर के, हार्मोन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, वो डेवलप होती है। क्योंकि जहाँ भी हमारे ब्लॉकेज होंगे उससे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि इस मुहिम में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मुहिम में हमारे साथ कुछ यूथ, कुछ युवा लोग भी जुड़े हुए हैं, कुछ मेल पर्सन्स भी जुड़े हुए हैं, जो इनके साथ पूरे समाज को बदलने में अपना भी योगदान दे रहे हैं। चलिए मिलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं उनकी क्या प्रक्रिया है, उनका क्या राय है इस पूरे मुद्दे पे। बाकी सबने तो बता दिया, उनके पीछे इस समाज से, इस संस्था से जुड़ने का एक स्ट्रॉन्ग कारण है। आप क्या मानते हैं, इस संस्था का क्या उद्देश्य है, क्या कारण है, या फिर आपका प्रॉपर क्या एजेंडा है, क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है यहाँ पे कनेक्ट होने से? सबसे पहले मैं GS कलसी, मैं सबसे पहले बापू कुटिया को भी नमन करता हूँ, माँ आनंदिनी फाउंडेशन जो चला रही है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी मतलब बुजुर्ग है, जो भी आए, उनकी मतलब अच्छी सी देखभाल होए, मतलब वो आए भी तो मतलब इस कुटिया से खुश हो के ही जाए, मतलब आगे भी मतलब पूरे कार्य होते रहे, मतलब बहुत अच्छी तरह से चलते रहे, मतलब किसी को तकलीफ़ ना होए। और बच्चे लोगों को भी, पेरेंट्स को मैं समझाता हूँ कि बच्चे लोग भी जैसे कहीं जाते हैं तो उनको भी ध्यान दो कि रात को 12 बजे आ रहे, 1 बजे आ रहे, तो उनको चेक करो मोबाइल में भी कहाँ जाते क्या है, ये सब भी मतलब कुछ सोच रहे, उनको भी रहना ज़रूरी है। बस ये चाहता हूँ मैं, और बाकी बस कुटिया बस यूँ चलते रहे। इसलिए बोलेंगे हम बदलेंगे, समाज बदलेगा,
ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। नमस्कार। बेसिकली मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका पर्सनल क्या उद्देश्य है, मतलब हर इंसान आज किसी को समय देता है या फिर अपना लाइफ का कुछ भी एक पॉइंट लगाता है तो उससे कुछ फायदे की उम्मीद करता है, तो आप इस संस्था से या फिर आप इस प्लेस से कौन सा फायदा खोज रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? मैं यहाँ बेसिकली संगीत के लिए आती हूँ। मुझे संगीत बहुत प्रभावित करता है। गाना वाना गाती हूँ मैं और मेरे मिस्टर दोनों, और हम लोग अभी जीवन के उस मोड़ पे आ गए हैं जहाँ सिर्फ अपने लिए ही बचे हैं। कुछ मोड़ ऐसे हैं, तो मैं यहाँ जनरल आती हूँ, शाम को इनके साथ बैठती हूँ, गाना वाना गाती हूँ। गाने में ही मुझे ज़िंदगी का रास मिलता है। ज़िंदगी की खुशी मने जो भी है, आगे का गम भी जो है गाने से ही दूर होता है। मैंने गाने को ही अपनाया है। मैं पूनम हरियाणी, मैं यहाँ आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नंदिनी जी से सबसे मुलाकात होती है, अपनापन महसूस होता है, जैसे हमारा एक बहुत अच्छा परिवार है ये। और ख़ास तौर पे सिंगिंग के लिए हम लोग आते हैं यहाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। गाने का शौक़ है तो यहाँ आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बाकी और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। नमस्कार, मैं किरण सोनी, मैं एक सोशल वर्क हूँ। बहुत सारी समाज सेविकाओं में जब भी मुझे बुलाया जाता है किसी मकसद से, मैं उस जगह ज़रूर उपस्थित होती हूँ। और इस जगह मैं नंदिनी मैम का बहुत शुक्रिया करूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा एक फाउंडेशन चला रहा है, जिसमें बोलना चाहिए बच्चों से लेके यंग अपने बुजुर्ग हैं, वो यहाँ पर आते हैं और अपना समय व्यतीत करते हैं। यहाँ म्यूज़िकल जब ग्रुप चलता है बहुत खुशी होती है। और मैं हालांकि मैं गाना नहीं गाती हूँ, मगर मुझे गाने का शौक़ ज़रूर है, मगर होता नहीं है। मगर लोगों को गाते हुए देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। गाना आए ना आए, गाना चाहिए। तो सिर्फ 2 लाइन गाना चाहूँगी। तुम जो मिल गए हो तो ऐसा लगता है कि ये जहाँ। सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब आपका पर्सनल कोई उद्देश्य है यहाँ आने का, या मैडम आ रहे हैं तो बस उनके पीछे पीछे आप आ गए? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग आपसे शेयर करूं, हम लोग 2 दशक से मुंबई में थे और अभी 6 महीना भी नहीं हुए हैं हम लोग यहाँ आए हैं रायपुर में। तो हम लोग भी चाहते थे किसी ऐसी संस्था से जुड़ना, और मैं बहुत प्रभावित हूँ आनंदिनी फाउंडेशन से, नंदिनी जी के कार्यों से। ये न सिर्फ संगीत को यहाँ प्रोत्साहन दे रही हैं, बल्कि साथ साथ में ये बापू की कुटिया तो है ही सीनियर सिटीजन्स का एक ये, इसके अलावा सामाजिक इनके कार्य हैं। मैं एक्चुअली इसी कारण से हम लोग आते हैं कि अगर जुड़ना है तो ऐसी संस्था से जुड़ें। आइए कुछ और बात करते हैं, कुछ और चीज़ें इनसे समझते हैं और इनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं आज इस पावन अवसर पे, और उसके बाद देंगे इस वीडियो में विराम। और अगर आपके मन में कोई भी नीचे सवाल हो, किसी से भी कोई भी आप सवाल करना चाहते हो, कोई भी आपके मन में इस वीडियो को लेके जवाब हो, या कोई भी आपका प्यारा सा फीडबैक हो, ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही होते हैं मेरे अगली वीडियो के कारण। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं और समझते हैं क्या है और इनकी तरफ से फाइनल क्लोजिंग वर्ड्स। धन्यवाद। जिस तरीके से हम महानंदिनी फाउंडेशन पारिवारिक संस्था से जुड़े हैं, मैं अपने फाउंडेशन के लिए, नंदी जी के लिए और जितने भी हमारे ग्रुप के सदस्य हैं सभी के साथ में अपने ही फाउंडेशन को शुभकामना देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जिस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं वह उस उद्देश्य हमारा सार्थक हो और हम समाज से बढ़ के अपने देश के लिए भी कुछ करें, अपने रिश्तों को ना टूटने दें, क्योंकि अगर उसको हम कितना भी जोड़ने की कोशिश करेंगे उसमें गांठ जरूर पड़ जाएगी। और हमें कैसे बनना है? हमें ऐसे बनना है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का गम ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। धन्यवाद। अंत भी हमारा परिवार, आरंभ भी हमारा परिवार, इसलिए मैं तो परिवार पे समर्पित हूँ। और इस ज़िंदगी परिवार के जो 4 अपने जो बच्चे से लेके बूढ़े तक हम उस शान की ओर बात कर रहे हैं। ज़िंदगी एक प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा, और हम जहाँ फूल मिले या कांटे मिले, जो भी मिले हमें सहजता तरीके से सुलझाना होगा, क्योंकि ज़िंदगी प्यार का गीत है, उसे गाना होगा। थैंक यू। माँ आनंदनी के हौसलों की तारीफ तो आंधिया भी करते हैं और तूफान भी इनका नाम बड़े इज्जत से लेते हैं, और जिगर वालों को डर से कोई वास्ता नहीं होता। माँ आनंदनी वहाँ कदम रखती है जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। धन्यवाद। नारी शक्ति के लिए 2 लाइन कहना चाहूँगी। कर्तव्यों के दम पर भर रही है अब उड़ान, कर्तव्यों के दम पर भर रही है अब उड़ान, ना है कोई शिकायत ना है कोई थकान, बस अब यही है नारी की पहचान, अब यही है नारी की पहचान।
हम सब नारी शक्ति मिलके माँ आनंदिनी फाउंडेशन पारिवारिक संस्था को बहुत आगे लेके जाएंगे, ताकि एक ये एग्जाम्पल मिले, एक उदाहरण पड़े पूरे देश के लिए, ना कि सिर्फ समाज के लिए, ना कि सिर्फ रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए। धन्यवाद।